हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गॉसिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी कर चुके हैं। तो गॉसिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें क्या बताएगा, अगर कोई क्लोज्ड वॉल्यूम है, जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, उस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज रखा है, उस स्फीयर के अंदर एक चार्ज रखा है Q, तो उस स्फीयर से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये कौन बताएगा? गॉसिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो चार्ज रखा है ये किसी भी क्लोज्ड वॉल्यूम में हो सकता है, कोई क्यूब हो सकता है, कोई सिलेंडर हो सकता है, कोई भी क्लोज्ड वॉल्यूम या क्लोज्ड सरफेस हो सकता है। तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस गिवन क्लोज सरफेस के लिए, ये बताएगा हमें गॉसिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसको पढ़ने के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से स्टडी कर लेंगे। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो गॉसिस लॉ को हम देखते हैं अब एक्चुअल में क्या होता है। सपोज कोई क्यू चार्ज है और ये एक स्फीयर में रखा हुआ है। मान लीजिए कोई बलून है, उस बलून के अंदर ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इन ऑल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इन ऑल डायरेक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस स्फीयर से या फिर इस बलून से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये बताएगा गॉसिस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ वो होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। जो इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज रखा हुआ है Q इनसाइड, जितना चार्ज रखा हुआ है उसका 1/ε0 टाइम्स टोटल फ्लक्स होता है, ये बताता है हमें गॉसिस लॉ, ठीक है। अगर इसके अंदर एक और चार्ज रखा हुआ है, मान लीजिए 2Q रखा हुआ है, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो कितना फ्लक्स हो जाएगा फिर? Q प्लस 2Q अपॉन ε0 टाइम्स, ये हो जाएगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक और रखा है, अगर मान लीजिए 3Q रखा है तो भी ये इसमें ऐड हो जाएगा 3Q, ठीक है। तो ये सब ऐड होते जाएंगे। तो इनसाइड में जितना भी चार्ज कंटेंट है उस क्लोज सरफेस में, तो उसका 1/ε0 टाइम्स फ्लक्स होता है। तो ये बताया था गॉसिस लॉ ने। इसमें अगर आउटसाइड में कोई चार्ज रखा है, मान लीजिए 4Q चार्ज रखा हुआ है आउटसाइड में कहीं पे भी, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ये इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, चार्ज केवल इनसाइड वाला ही काउंट किया जाएगा। इसको हम प्रूफ भी करेंगे कि इंटीरियर चार्ज है केवल उसी को हम इंक्लूड करेंगे, एक्सटीरियर कोई चार्ज है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, ओनली इनसाइड चार्ज को हमें यहां पर लेना है। तो आउटसाइड चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएंगी, तो जितना फ्लक्स यहां एंट्री कर रहा है लगभग उतना ही फ्लक्स यहां पे एग्जिट होगा। इसीलिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहां अगर पॉजिटिव फ्लक्स है तो यहां नेगेटिव फ्लक्स होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। जैसे हमने क्यूब के केस में देखा था, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है किसी क्यूब को, तो जितना एंट्री करता है अगर उतना ही आउटसाइड से एग्जिट कर रहा है वहां पे, तो जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या रहता है? 0 रहता है। तो आउटसाइड वाला जो चार्ज है वो इसमें कंटेंट नहीं होगा, उसका हम प्रूफ भी देखेंगे। अभी पहले हम इसका जो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या है स्टेटमेंट इसका? यह है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज्ड सरफेस is 1/ε0 times the total charge inside the closed surface in vacuum। और ये वैक्यूम के लिए उन्होंने वैल्यू बताई थी। तो ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या रहता है? Q इनसाइड, जितना भी Q है, जितना भी चार्ज है इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, उसका 1/ε0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये है गॉसिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए गॉसिस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी आएगा अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में,
जो मैग्नेटिज्म का पार्ट आएगा उसमें गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी आएगा, इसीलिए आज हम गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये इसकी वैल्यू होती है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज है। फर्स्ट तो हमने यहां ये देखा कि ओनली इनसाइड चार्ज हमको लेना है, ओनली इनसाइड चार्ज इज टेकन, आउटसाइड चार्ज हमें नहीं लेना है ना। आउटसाइड और एक्सटीरियर चार्ज इज नॉट टेकन, उसे नहीं कंसीडर करना है हमें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है यहां पे, अगर ये क्यू चार्ज किसी क्यूब के अंदर रखा हुआ है, मान लेते हैं ये क्यूब है और इसी के अंदर ये क्यू चार्ज रखा है, यही क्यू चार्ज रखा है, तो भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू भी यही रहेगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो जो हमने क्लोज सरफेस लिया है, यहां पे लिया था बलून, मान लेते हैं स्फीयर है, यहां क्यूब लिया है, तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही है, कोई चेंज नहीं आया। अगर इसकी जगह अगर कोई सिलेंडर है ना, क्लोज्ड सिलेंडर है, दोनों ही साइड से ये क्लोज्ड है, क्लोज सिलेंडर है और इसके अंदर ये Q चार्ज रखा है, तब भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो यही रहेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो जो भी हम सरफेस ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, इसे कहते हैं हम गॉसियन सरफेस। तो जो गॉसियन सरफेस है, हम कैसा भी ड्रॉ कर लें, भले ही स्फेरिकल ड्रॉ कर लें, क्यूबिकल ड्रॉ कर लें या फिर सिलेंड्रिकल ड्रॉ कर लें, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, ओनली चार्ज इनसाइड। जितना चार्ज उसके इनसाइड होगा, ये भी इनसाइड चार्ज है, ये भी इनसाइड चार्ज है, तो जो भी चार्ज उसके इनसाइड होगा बस उसी पे डिपेंड करेगा। अगर इसे हम बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसी हिसाब में यहाँ पे ऐड हो जाएगा चार्ज। तो ये शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस उस पर डिपेंड करेगा। तो इन चीजों को भी हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि गॉसेस लॉ को कैसे प्रूफ करते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं अब हम कि गॉसेस लॉ को कैसे प्रूफ करना है। ये ध्यान रखना है आपको, क्या रहना है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसे हम जो प्रूफ करेंगे, वो जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक कोई भी शेप होगा, ऐसा शेप होगा जो फ्लैट नहीं है, जैसे हम स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल या फिर क्यूबिकल नहीं लेंगे। यहाँ पे एक सिंपल सरफेस लेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस लेंगे हम यहाँ पे, उसके लिए प्रूफ करेंगे पहले। देखिए अगर Q चार्ज है, ओके, और ये Q चार्ज किसी क्लोज सरफेस में रखा हुआ है ना, जो कि स्फेरिकल भी नहीं है, कुछ एक ऐसा बलून है जो कि आर्बिट्रेरी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, उसके अंदर ये Q चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पता करना है कि वो कितना होगा, वो हमें प्रूफ करना है। क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस, दिस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो देखिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम स्टडी कर ही चुके हैं, इसकी वजह से Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन ऑल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन ऑल डायरेक्शन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर रहे हम, थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, ठीक है। तो ये Q चार्ज था, दिस इज Q चार्ज, और ये कोई भी हमने शेप क्लोज से ड्रॉ किया है, जैसे कोई बलून है कुछ इस तरीके का, टेढ़ा मेढ़ा बलून फूला हुआ है और उसके अंदर एयर भरी हुई है और उसके अंदर एक Q चार्ज रखा है किसी भी पॉइंट पे, ना कि सेंटर में भी नहीं रखा, किसी भी एक पॉइंट पे रखा हुआ है, नॉट एट सेंटर, ओके। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहता है, E.S, ये सिंपल हमने पढ़ा है E.S। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है हम लास्ट लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे अच्छे से स्टडी कर लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है, यहाँ क्लोज साइन लगाते हैं हम, और E.DS ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस है, वॉल्यूम है, एक 3D शेप है, तो उसके लिए जो क्लोज सरफेस है उसके लिए जो फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू ये रहती है ना।
और ये मेन चीज क्या रहती है यहाँ पे, ई हमारा यूनिफॉर्म रहना चाहिए। यूनिफॉर्म किसके लिए रहना चाहिए, फॉर गिवन सरफेस। तो ds के लिए हम यूनिफॉर्म रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हम ये यहाँ पे यूनिफॉर्म वो मान लेते हैं क्या, देखिए ds माना हमने यहाँ पे, ये ds है। तो देखिए ये सरफेस है, तो इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल इसकी नॉर्मल होगी ds एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, ये ds एरिया वेक्टर होगा, थोड़ा सा ds एरिया वेक्टर दिस इज ओके। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से दिस इज, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इस ds के लिए जो गिवन ds है, इसके लिए E को हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं क्योंकि ये छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है एरिया, ds स्मॉल एरिया एलिमेंट है। इस ds के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इतने बीच में कांस्टेंट मान सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये सब जगह अलग अलग होगा। यहाँ से ये r डिस्टेंस पे लिया हमने, यहाँ पे ये वैल्यू r डिस्टेंस पे ले रहे हैं हम, दिस इज r डिस्टेंस, दिस इज r डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू अलग अलग होगी, है ना, इन पॉइंट्स पे अलग अलग होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू चार्ज की वजह से वो उसी हिसाब से डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता जाएगा, है ना। तो ये वैल्यूज भी अलग अलग रहेंगी। लेकिन हम ds के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इतने एरिया में कांस्टेंट ले सकते हैं इन ds। और जो ds है वो प्लेन सरफेस होना चाहिए, प्लेन सरफेस होना चाहिए। ये तो ये मैंडेटरी कंडीशन होती है, हम जानते हैं इसको। तो ds प्लेन हो गया हमारा यहाँ पे, है ना। तो स्मॉल एलिमेंट लिया है चार्ज का तो वो प्लेन हो जाएगा, ओके। तो ये तो कंफर्म है ही। चलिए अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं हम अल्फा है, अल्फा एंगल है इन दोनों के बीच में। E और ds के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, E ds cos अल्फा, ओके। और अब यहाँ पर हम ये जो वैल्यू है E की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी है, इस पॉइंट पे क्या रहेगी, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, यहाँ भी ये भी कोई और वैल्यू होगी, E6 कह देंगे हम इसे। तो ये जो E होगा ये कितना होगा, इस E को हम यहाँ लिख देते हैं, E क्या रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, है ना, फॉर पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या रहती है वैल्यू, Q/r² अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ में हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है एक पॉइंट चार्ज के लिए, वो ये वैल्यू रहती है, सिंपल है। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और ds cos अल्फा। यहाँ पर देखिए Q जो इनसाइड चार्ज है ये कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है ना। लेकिन R जो है ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग रहेगी। यहाँ R है, यहाँ कुछ और होगी डिस्टेंस, यहाँ कुछ और है डिस्टेंस, यहाँ कुछ और है डिस्टेंस। और ये जो हमने ड्रॉ किया है ये क्या है, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस पर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी डिफरेंट है यहाँ पर, जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर कर लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है फॉर क्लोज्ड इंटीग्रल, ओके। और ds/cos अल्फा अपॉन r²। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को पढ़ा था, है ना। सॉलिड एंगल, देखिए सॉलिड एंगल के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि स्फेयर है और इसके सेंटर पे यहाँ ये स्मॉल पार्ट ले लिया ds, और बिल्कुल सेंटर पे जो क्लोज्ड एंगल रहता है E और ds सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे अगर चलिए Q नहीं है यहाँ पे और ds ले लिया हमने यहाँ पे, तो जो क्लोज्ड एंगल बनाएगा ये स्मॉल पार्ट, ये जो क्लोज्ड एंगल बनता है ये कितना रहता है, ओमेगा। कंप्लीट सरफेस अगर S है तो इसके लिए S/r², है ना। तो सेंटर पे है ये पॉइंट, लेकिन सेंटर के अलग कहीं पॉइंट है तब कितना रहता है ये क्लोज, दिस इज सॉलिड एंगल S cos अल्फा। अगर यहां हम पता करते हैं तो क्या रहता है, S cos अल्फा अपॉन r², दिस, है ना। और ये वाली जो लाइन है, इसी लाइन के अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है अल्फा। यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो लाइन जॉइनिंग होती है O से लेके P तक जो हम बनाते हैं, जो सरफेस एरिया है उसको ज्वाइन जो करता है पॉइंट, उस लाइन के और ds के बीच का जो एंगल होता है वो अल्फा रहता है। यहां पर वो एंगल कितना है, अल्फा, दिस अल्फा। ds और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल हो गया यहां पर तो, लेकिन वहां हमने एक लाइन जॉइनिंग बताया था, वहां पे हमने चार्ज नहीं लिया था, तो वहां हमने सिंपल सॉलिड एंगल को समझाया था। तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल फॉर दिस।
तो ये जो कंप्लीट गॉसियन सरफेस है, ये जो कंप्लीट गॉसियन सरफेस है वो यहां पर सॉलिड एंगल बनाएगा कुछ, उसकी वैल्यू भी अभी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो ds बनाएगा सॉलिड एंगल, फिलहाल जो ds बनाएगा सॉलिड एंगल इस पॉइंट पे यहां एक सॉलिड एंगल बनाएगा ds। अभी ds को थोड़ा सा यहां एक सॉलिड एंगल बनाएगा ds, ये एंगल होगा दिस एंगल, तो इसको हम डी ओमेगा कह देते हैं। कितना कह देते हैं? Q/4πε0 डी ओमेगा। दिस इज सॉलिड एंगल डी ओमेगा। केवल ds जो बना रहा है, ओनली ds, जो छोटा सा जो स्मॉल एलिमेंट है सरफेस एरिया का, ये कितना एंगल बना रहा है? डी ओमेगा एंगल बना रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन ये जो कंप्लीट गॉसियन सरफेस है ये कितना एंगल बनाएगा अपने इंटीरियर पॉइंट पे? ये भी हम पढ़ चुके हैं सॉलिड एंगल में, वहां कितना बताया था हमने? 4 पाई। कोई भी क्लोज्ड सरफेस है वो अपने इनसाइड पॉइंट पे 4 पाई एंगल बनाता है और आउटसाइड पॉइंट पे 0 एंगल बनाता है ना। भले ही सेंटर पे बनाए या फिर कहीं पे भी बनाए, इनसाइड किसी भी पॉइंट पर कोई भी क्लोज सरफेस, भले ही बलून है, क्यूब है, सिलेंडर है, अपने इनसाइड अपने पॉइंट पे कितना एंगल मेक करता है? 4 पाई एंगल मेक करता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल एंगल जो बनेगा वो कितना हो जाएगा? 4 पाई। टोटल सॉलिड एंगल ये जो गॉसियन सरफेस बनाएगा इस सेंटर पे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 4 पाई एंगल, है ना। तो 4 पाई यहाँ पे हम इस वैल्यू को लगा देंगे, तो Q/4πε0 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ये Q/ε0 टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। और Q क्या है? जो इनसाइड चार्ज है। तो एप्सिलॉन, ये फाई ई कितना हो जाएगा? Q/ε0। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, देखिए यही प्रूफ अगर हम स्फीयर के लिए प्रूफ करें, है ना, एनसीईआरटी या कुछ बुक्स में ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, यहाँ पे हमने ये टेढ़ा मेढ़ा ले लिया है, कुछ कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस लिया है, उसे लेके हमने यहाँ प्रूफ किया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। लेकिन अगर हम कोई भी स्फीयर ले लें इसकी जगह, अगर हम इसे ऐसे लेते, Q रखा हुआ है किसी स्फीयर के अंदर, है ना, कोई स्फीयर है ये, इसके अंदर ये Q रखा हुआ है, उस कंडीशन में, है ना, उस कंडीशन में हम कैसे लेते? यहाँ एक सरफेस एरिया लेते, सब जगह E सेम रहेगा, है ना, दिस इज E, और इसी डायरेक्शन में ds होगा, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, इसी डायरेक्शन में ds होगा, इसी डायरेक्शन में E होगा, है ना। E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना रहेगा वहाँ पे? 0 रहेगा, या फिर अल्फा कितना रहेगा? ये 0 रहेगा। अल्फा कितना रहेगा? 0 रहेगा। उस कंडीशन में हम इसे प्रूफ करते, तो कैसे प्रूफ करते? देखिए इसे हम यहाँ से हटा देते हैं, इसे हम दिखाते हैं यहाँ पे कैसे प्रूफ करते हैं इस कंडीशन में। देखिए E.ds, अगर हमारा गॉसियन सरफेस कैसा होता? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए हम अगर इसे प्रूफ करते, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, अगर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होता तब उस कंडीशन में हम यहाँ कैसे यूज करते इसे? देखिए E और ds cos 0 डिग्री, क्योंकि E और ds के बीच में जो एंगल होता वो 0 डिग्री है। कहीं पे भी आप ds ड्रॉ कर लीजिए तो ये ds होगा, ये दिस इज ds, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा। कहीं पे भी आप इसे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ एक ds आप ड्रॉ करेंगे तो ये ds हो जाएगा और यही E हो जाएगा, दिस इज ds और यही E, ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ds क्या है? एरिया वेक्टर है छोटे से स्मॉल एलिमेंट एरिया के लिए, है ना, स्मॉल एलिमेंट एरिया के लिए क्या है? ये एरिया वेक्टर। तो यहाँ 0 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? E ds। ओके, E की वैल्यू हमें पता है, ये सब जगह ये R रहेगा, सब जगह ये R रहेगा, कांस्टेंट रहेगी ये वैल्यू, है ना, क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है और उसके सेंटर पे है ना, चार्ज कहाँ रखा है? उसके सेंटर पे। तो उस कंडीशन में यहाँ क्या लगाएंगे हम वैल्यू? E की वैल्यू तो यही रहेगी 1/4πε0 Q/r² और ds। ओके, तो ये कम R यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट नहीं था, R डिफरेंट था, यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और था गॉसियन सरफेस के लिए। तो Q, दिस वैल्यू, दिस इज कंप्लीट कांस्टेंट पार्ट, तो Q/4πε0 और 1/r²,
ये हमने ले लिया यहाँ पे, और ds ओनली यहाँ पे वेरिएबल है ना। ds को ही तो हम पूरा कंप्लीट सरफेस के लिए लेंगे, ds स्मॉल एलिमेंट है तो ये वेरिएबल है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम यहाँ पे, बाकी का कांस्टेंट हमने बाहर कर दिया। ओके, तो कंप्लीट सरफेस एरिया क्या है स्फीयर का, कंप्लीट सरफेस एरिया क्या रहता है स्फीयर का, 4πr²। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे कंप्लीट स्फीयर के लिए, तो वैल्यू क्या आएगी, q/4πε0 1/r² और 4πr²। r इसकी रेडियस है स्फीयर की, तो कंप्लीट सरफेस एरिया क्या होगा, दिस है ना। तो 4π से 4π कैंसिल, सॉरी ये r² है यहाँ पे, और r² से r² कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई, φe कितना आया निकल के, q/ε0 टाइम्स। अब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही आया, मींस शेप मैटर नहीं करती। हमने यहाँ कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस लिया, जो गॉसियन सरफेस है हमारा, कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस है, लेकिन यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा है, स्फेरिकल सरफेस है, तो यहाँ शेप मैटर नहीं करेगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही रहेगा q/ε0। ओके, अब हम अगर आउटसाइड पॉइंट पे, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट पे अगर चार्ज रखें, इसी के लिए लेते हैं हम, अगर आउटसाइड पॉइंट पे चार्ज होता, इस फिगर को आप ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो गया था, ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं है। ओके, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे आप। एक बात और बताई थी हमने कि केवल इनसाइड चार्ज ही लेना है ना। अगर आउटसाइड चार्ज के लिए, अभी इंटीरियर चार्ज के लिए हमने पता किया था, किसके लिए पता किया था, इंटीरियर चार्ज के लिए, है ना। इनसाइड अगर कोई चार्ज रखा है वहां, उसके लिए अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है। ओके, अब हम निकाल के देखते हैं एक्सटीरियर के लिए, एक्सटीरियर चार्ज के लिए देखते हैं, एक्सटीरियर चार्ज। ओके, वही शेप है, कोई भी हमने शेप ले ली, और यहां Q चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे आउटसाइड में, कहीं पे भी एक्सटीरियर आउटसाइड Q चार्ज रखा है, और हमने गॉसियन सरफेस यहाँ ड्रॉ किया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, लाइक दिस, इन ऑल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके लिए अब हम पता करें अगर, तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल है, वही चीज होगी, यहाँ पे जो ds होगा, दिस ds, और ये क्या कहते हैं, E इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अगर एंगल अल्फा है तो हम वही काम करेंगे पहले की तरह। E कितना रहेगा, ये अगर डिस्टेंस r है, कंप्लीट डिस्टेंस ये r है, तो E की वैल्यू पुट करेंगे इसमें हम, E और ds के बीच में एंगल अल्फा है। देखिए इसके लिए जो ds लिया है हमने, ds एरिया, इसके लिए ds एरिया वेक्टर होगा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, E की डायरेक्शन में मत ड्रॉ करना है इसको, क्योंकि ये सरफेस एरिया है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे हमें पता करना है तो दिस, एक यहाँ पे पता करना है तो दिस ds वेक्टर, कहीं पे भी आप ds वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर, जो लाइन लेंगे आप उसके जस्ट परपेंडिकुलर, वहीं से आप ds को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे E की वैल्यू के अभी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, E ds cos अल्फा, है ना, अल्फा एंगल है, और E की वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, पहले की तरह सेम रहेगी, 1/4πε0 और q/r², दिस, और ds r², ds cos अल्फा। ओके, फिर से हम बाहर कर लेंगे जो भी कांस्टेंट पार्ट होगा, q/4πε0, r तो वेरी करेगा सब हर पॉइंट के लिए इस गॉसियन सरफेस पे, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, दिस इज गॉसियन सरफेस, सिंपल ds cos अल्फा अपॉन r²। देखिए ds cos अल्फा अपॉन r², ये क्या है, यहाँ पे जो ds एंगल सबटेंड करेगा, जो सॉलिड एंगल बनाएगा यहाँ इस पॉइंट पे, वो है ये, है ना। तो कोई भी क्लोज सरफेस, ये जो कंप्लीट सरफेस है, अपने एक्सटीरियर पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, ये हम पढ़ चुके हैं सॉलिड एंगल वाले लेक्चर में, वहां उसे आप अच्छे से समझ लेंगे, वो 0 एंगल। सिंपल, कोई भी स्फीयर है अपने इंटीरियर किसी भी पॉइंट पे 4π एंगल सबटेंड करेगा। कंप्लीट स्फीयर जो सॉलिड एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, 4π, और अपने बाहर किसी पॉइंट पे कितना एंगल मेक करता है, 0 एंगल मेक करता है ना, 0 रेडियन का एंगल बनाता है, रेडियन का, डिग्री का नहीं, रेडियन। ओके, तो यहाँ पे रेडियन ले सकते हैं आप, उसकी जो यूनिट है
4 पाई रेडियन और 0 रेडियन के लिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल पार्ट में हम रेडियन में ही यूज़ करते हैं उस वैल्यू को। ओके, 0 डिग्री भी आप उसे कह सकते हैं क्योंकि 0 के लिए यहाँ ds cos अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या रहेगी 0, है ना, क्योंकि बाहर किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनता है 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो कंप्लीट फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। दिस अगर ये वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा 0। तो जो आउटसाइड चार्ज है, एक्सटीरियर चार्ज है, उसका कोई भी रोल नहीं रहता, इसको हम इंक्लूड नहीं करते, तो फ्लक्स जो होता है वो केवल इनसाइड चार्ज की वजह से ही रहता है। ओके, तो ये बात भी हमने यहाँ पे प्रूफ कर ली कि इंटीरियर चार्ज ही हमें लेना है, इनसाइड चार्ज से ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताएंगे, तो जो आउटसाइड चार्ज है उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, और इनसाइड में जितने भी चार्जेस हैं सबको हम कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखना है, जितना भी टोटल चार्ज है इनसाइड में उसे हम लेना है। अभी हम इसे एक कंप्लीट फिगर के लिए देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज के लिए बता देते हैं कि कैसे हम इसे यूज करेंगे गॉसेस लॉ को। कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस देख लेते हैं एक फिगर में, जिसमें सभी तरह के चार्ज हम ले लेंगे, केवल उसे बता देंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर इनसाइड या इंटीरियर चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहता है, Q इनसाइड जितना भी चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फॉर आउटसाइड, आउटसाइड किसका, ये गॉसियन सरफेस का अगर आउटसाइड कोई चार्ज है तो फ्लक्स क्या रहता है 0 फ्लक्स रहता है। जैसे स्फीयर ही ले लिया चलिए हमने इस बार, और इसके अंदर यहाँ Q 2Q -4Q प्लस 6Q, कुछ ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं, 6Q, इतने चार्जेस रखे हुए हैं, ये सब प्लस में हैं, दिस इज प्लस प्लस प्लस, और एक बाहर रखा हुआ है यहाँ पे 3Q, एक चार्ज यहाँ पे बाहर रखा हुआ है 3Q, तो ये चार्जेस रखे हुए हैं। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या रहेगा, देखिए इन सब के लिए अलग अलग निकालेंगे हम, जैसे हमने ड्रॉ किया था, किसी Q के लिए पहले पता किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, 6Q वाले के लिए क्या हो जाएगा, 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। -4Q वाले के लिए क्या हो जाएगा, -4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। +2Q वाले के लिए क्या हो जाएगा, +2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस हैं फॉर ऑल चार्जेस, अलग अलग चार्जेस के लिए, इनसाइड जितने भी रखे हुए हैं, है ना, इनसाइड जितने भी चार्जेस हैं उन सब के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और आउटसाइड वाले के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, आउटसाइड वाले के लिए 0 रहेगा, क्योंकि आउटसाइड चार्ज जो है कोई भी फ्लक्स नहीं देता, अगर देता है तो कैसे देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड गया इस तरीके से, तो यहाँ पे जितना एंट्री करेगा उतना ही यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ अगर पॉजिटिव फ्लक्स है तो यहाँ नेगेटिव फ्लक्स होगा, ये हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में स्टडी कर चुके हैं। तो इस वजह से जरूरी नहीं है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन हम इसे अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जितना एंट्री कर रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रहेगा, इसकी वजह से 0 रहेगा। तो आउटसाइड के लिए 0 है ना, और सबको कंबाइंड करके हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, इनसाइड कितना फ्लक्स है, इनसाइड Q प्लस 6Q प्लस माइनस हो जाएगा और प्लस 2Q दिस। अब आउटसाइड वाले को भी ले लीजिए 0, है ना, आउटसाइड का 0 रहेगा, तो कितना हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 6Q 7Q और 4 to 6 ओनली Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओनली Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस न्यूमेरिकल के लिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है। तो ये है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका प्रूफ देख लिया हमने, एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों के लिए हमने इसका प्रूफ देख लिया है अभी। ओके, और गॉसेस लॉ को अब हम यूज करेंगे, एप्लीकेशंस हैं इसके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करने में हम इसे यूज करते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी हमें पता करना है किसी पॉइंट चार्ज के लिए, किसी स्फेरिकल शेप के लिए, किसी सिलेंड्रिकल शेप के लिए, किसी प्लेन शीट के लिए, है ना, किसी भी शेप के लिए, किसी लाइन चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करना है, तो गॉसेस लॉ का हम यूज करते हैं। ओके, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है कि गॉसेस लॉ को कैसे अप्लाई करना है,
है ना। अभी हमने गॉसियस लॉ को पढ़ा, इसे प्रूफ करने के लिए जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था वो कैसा था, कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस हमने ले लिया था। जरूरी नहीं है कि वो स्फीयर हो या फिर सिलेंडर हो, है ना, कोई भी हमने आर्बिट्रेरी सरफेस ले लिया था और वो सिमेट्रिक भी नहीं था, है ना, कोई सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस भी नहीं था और चार्जेस भी सिमेट्रिकल नहीं है, कहीं पे यहाँ कुछ चार्ज है कहीं कुछ चार्ज है ना। तो ये गॉसियस लॉ से हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉसियस लॉ क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहेगा। लेकिन गॉसियस लॉ का यूज करके अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बताते हैं तो कंडीशंस बदल जाएंगी कि इसे हम कैसे अप्लाई करें गॉसियस लॉ को, वो हम यहां पे अभी देख लेते हैं कि गॉसियस लॉ को कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई गॉसियस लॉ, या फिर कह सकते हैं कंडीशंस अप्लाइड फॉर गॉसियस लॉ क्या रहेंगी, कंडीशंस अप्लाइड फॉर गॉसियस लॉ। ये भी देख लेते हैं जस्ट। कंडीशंस टू अप्लाई गॉसियस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसे हम अप्लाई करेंगे गॉसियस लॉ को, गॉसियस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करने में। देखिए कैसे, सिंपल गॉसियस लॉ क्या होता है, सबसे पहले Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता देता है, कोई भी Q अगर चार्ज है ना, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फॉर गिवन क्लोज सरफेस वो ये रहेगा, है ना। गिवन सरफेस पे तो डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी सरफेस हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही रहेगा, है ना, क्लोज सरफेस के लिए वही रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गिवन चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, ये रहती है इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ओके, अब हमें क्या देखना है यहाँ पे कि इसका यूज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी निकालने में कैसे करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E डॉट डी एस फॉर क्लोज्ड सरफेस, है ना, इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी हमें शेप दिया हुआ होगा, मान लेते हैं कि एक शेप गिवन है हमें, दिस स्फेरिकल शेप गिवन है, ये स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल शेप, स्फीयर है ये, चार्ज्ड स्फीयर है ये, कंडक्टर स्फीयर है ये, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है ये, और प्लस Q चार्ज दे रखा है हमने इसे, कितना चार्ज दे रखा है, प्लस Q। ये इस पे स्प्रेड हो जाएगा, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है ना। अब इस कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करना है। क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करना है किसी भी पॉइंट पे। सपोज हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करना है, ई पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज हम कैसे करेंगे गॉसियस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। देखिए सिंपल है, यहाँ पर हम सबसे पहले जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करना है वहाँ से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। और गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करना है, फिलहाल अभी हम यहाँ बता देते हैं कि हमने एक गॉसियन सरफेस लिया और वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से r डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बतानी थी यहाँ पर, है ना, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ओके, सिंपल है, ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लिया है जो होगा इस गॉसियन सरफेस पे, वो सबसे पहले कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है ये कांस्टेंट रहना चाहिए, मस्ट कांस्टेंट। सबसे पहला कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर गॉसियन सरफेस मस्ट कांस्टेंट। क्यों रहना चाहिए कांस्टेंट, फर्स्ट कंडीशन है ये।
देखिए यहाँ r डिस्टेंस पे है, तो ये r डिस्टेंस का ही हमने, r रेडियस का ही हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। गॉसियन सरफेस किस रेडियस का, r का। तो सब जगह किसी भी पॉइंट पे ले लें हम इस गॉसियन सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी क्या रहेगी, E रहेगी, E रहेगी। देखिए ध्यान रखना, गॉस लॉ को जब हम प्रूफ कर रहे थे उस टाइम पे E अलग अलग था गॉसियन सरफेस पे, लेकिन गॉसियस लॉ का यूज कर रहे हैं हम किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी निकालने के लिए, है ना, फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखना होगा। क्यों रखना होगा कांस्टेंट, देखिए अगर E कांस्टेंट रहेगा तभी यहां से बाहर निकल पाएगा, अन्यथा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अगर E वेरिएबल रखा हमने तो इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि केवल कांस्टेंट चीजें ही इससे बाहर आती हैं निकल के। सो टू पुल आउट द E फ्रॉम द इंटीग्रेशन वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिए यहां E जो है कैसा है, कांस्टेंट है, यही हमें पता करना है ना। E और ds, यहां पे एक ds बनाएंगे। देखिए ds ये ले लिया हमने, है ना, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में ds हो जाएगा। ds और E के बीच में एंगल कितना है, थीटा कितना है, 0 डिग्री, या फिर अल्फा कितना है, 0 डिग्री। तो E ds cos 0 डिग्री इक्वल्स टू चार्ज कितना है इनसाइड, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए यहाँ पे E जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ये कैसा है, कांस्टेंट है। कैसा है, ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो हम इसे, इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इसे बाहर कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे पता करना है, इसे कैलकुलेट करना है। अगर इसी का इंटीग्रेशन कर दिया तो ये तो वैनिश हो जाएगा, इसमें कोई और वैल्यू ले लेंगे इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। वो नहीं लेना, वो तो हमें पता ही करना है यहाँ पे, इसीलिए E को बाहर निकाल दिया हमने। इसीलिए हमने E को कैसा रखा है, कांस्टेंट रखा है ओवर द गॉसियन सरफेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। और ds cos 0 की वैल्यू 1 रहेगी, और ds दिस इज क्लोज्ड सरफेस के लिए इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ds, ds स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया वेक्टर है ना। ओनली ds क्या है, स्मॉल एरिया, और ये ds एरिया वेक्टर है। तो ये कंप्लीट कितना होगा, गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया है कितना रहेगा, 4 पाई r²। वही तो है यहाँ पे, कंप्लीट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कंप्लीट कितना होगा सरफेस एरिया, 4 पाई r², 4 पाई r², और E है ही यहाँ पे इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आया निकल के यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम इधर ले जाएंगे, और Q अपॉन r²। ये हम पहले कैलकुलेट भी कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पार्ट में, है ना। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। एक आउटसाइड पॉइंट P पर, एक आउटसाइड पॉइंट P लिया हमने, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ये रहेगी r डिस्टेंस पे। चलिए ये रहेगी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इस E को कांस्टेंट नहीं लेते तो हम ये इसे नहीं निकाल पाते। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, E ओवर गॉसियन सरफेस मस्ट कांस्टेंट। ये कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। अच्छा, सेकंड, ये तो प्रूफ हो गया। अब ये बात समझ में आ गई आपके, इसे हटा देते हैं हम यहाँ पे, इसे हम हटा देते हैं। सेकंड कंडीशन बताते हैं हम इसे। देखिए E को कांस्टेंट रखने के लिए, E कब कांस्टेंट रहेगा, जब जो गिवन चार्ज है ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका सिमेट्रिकल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज कैसा है, सिमेट्रिक है ना। चार्ज नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का नहीं होना चाहिए। अगर ये नॉन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहा यहाँ पे तो E कांस्टेंट नहीं रहेगा। कैसे, देखिए अगर कुछ इस तरीके से ये स्फीयर है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसको जो चार्ज दिया है वो इतना है, नॉन सिमेट्रिक है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है ना। ये कैसा है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां हम ले रहे हैं नॉन सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, अगर नॉन सिमेट्रिक है, यही वाला स्फीयर जो हम ले रहे हैं, S एक स्फीयर है, S अगर स्फीयर ऐसा है, कैसा है, जिसपे जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक नहीं है ना, कहीं ज़्यादा है चार्ज, कहीं कम है चार्ज। अच्छा, इस कंडीशन में हमें मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी P पॉइंट पे पता करना है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे,
ये हमने ड्रॉ कर लिया एक गॉसियन सरफेस। ओके, अब गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ आप देखिए कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह कांस्टेंट रहेगा इस गॉसियन सरफेस पे। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ ज़्यादा होगी वैल्यू ई की, क्योंकि यहाँ चार्ज ज़्यादा है ना, और जो कम चार्ज है वो दूर है, और जो ज़्यादा चार्ज है वो इसके पास है, इस पॉइंट के। अगर यहाँ हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। यहाँ E1 होगी वैल्यू, यहाँ E2 होगी, कोई और वैल्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, और जो ज़्यादा चार्ज है वो बहुत दूर है यहाँ से, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सब जगह वेरी करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। कैसा होगा, वेरिएबल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो फिर ये इंटीग्रेशन वाले पार्ट में से हम इसे बाहर नहीं कर सकते, और इसका फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता नहीं कर सकते, जो कि इसका काम है। कंडीशन टू अप्लाई गॉसेस लॉ टू डिटरमाइन, क्या बताता है ये, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ये इसका मेन काम है गॉसेस लॉ का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हमें इसका यूज करना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये पहले बता देता है, लेकिन उसका भी हम यूज आगे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करने में। तो सेकंड क्या है, ये कब रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कब रहेगा। सेकंड कंडीशन क्या है, फॉर गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, ऐसा ड्रॉ करना चाहिए जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे। तो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सिमेट्रिकल चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और सिमेट्रिकल होना चाहिए ना। यहाँ पे कैसा है, सिमेट्रिकल है। तो हम यहाँ पे निकाल पाए थे, अभी हमने निकाल के दिखाई थी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ये सिचुएशन होती है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन आपके समझ में आ गई होंगी। देखिए थर्ड कंडीशन क्या होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E और ds जो एरिया वेक्टर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है या तो 0 डिग्री रहना चाहिए, इससे कैलकुलेशन इजी रहती है, या फिर थीटा 90 डिग्री रहना चाहिए, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गॉसियन सरफेस के पैरेलल हो सकता है या फिर परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ये दो सिचुएशन हो सकती हैं। ओके, तो इन दो सिचुएशन को ही हमें मोस्टली रखना है। एंगल बिटवीन E and ds वेक्टर मस्ट 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये दो सिचुएशन होनी चाहिए बस, 0 डिग्री और 90 डिग्री। ये किसी एक गिवन सरफेस में भी हो सकते हैं। किसी पार्ट के लिए 90 डिग्री हो सकता है, किसी पार्ट के लिए 0 डिग्री हो सकता है, किसी एक गॉसियन सरफेस के लिए भी। तो ये सिचुएशन भी होगी। कब होगी ये सिचुएशन, देखिए जब एक हम केस लेंगे, इसका एक केस लेंगे हम इनफाइनाइट प्लेन शीट का। इनफाइनाइट प्लेन शीट हम लेंगे और उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करेंगे। इसका एक एप्लीकेशन आएगा गॉसेस लॉ का, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे। पॉजिटिवली चार्ज ये अगर इनफाइनाइट शीट है, बहुत बड़ी शीट है, या फिर कहें कि हम इसके जस्ट पास किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं, यहाँ पता करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डिस्टेंस बहुत कम है शीट के कंपैरिजन में, बिल्कुल उसके नियर क्लोज, है ना। तो हम फिर भी इसे ट्रीट कर सकते हैं जो इनफाइनाइट शीट। यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है एट पॉइंट P। तो यहाँ से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, और वो जो गॉसियन सरफेस होता है वो हम सिलेंड्रिकल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर कैसा ड्रॉ करते हैं, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ हम ड्रॉ करते हैं। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा इस शीट से, E इधर होगा। इस प्लेन के लिए ds भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। ओके, यहाँ से सेम डिस्टेंस पर हमें सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखने के लिए सेम डिस्टेंस पर हम आगे बढ़ाएंगे इसे सिलेंडर को, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमें कैसे रखना है, सिमेट्रिकल रखना है। अगर हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो ये चार्ज भी इसके इनसाइड नहीं रहेगा गॉसियन सरफेस के लिए। फिर कहाँ हो जाएगा, ये नहीं बनाएंगे तो चार्ज गॉसियन सरफेस के ऊपर रहेगा ओनली। लेकिन हमारी कंडीशन में क्या रहता है कि चार्ज जो है वो इनसाइड रहता है गॉसेस लॉ में, है ना। इनसाइड चार्ज को ही हम
इंक्लूड करते हैं, तो हमें इंक्लूड रखने के लिए इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ा। तो आगे बढ़ाने के लिए हमें इसे प्रॉपर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें रखना है, तो हमको इसी डिस्टेंस पर इसको लेफ्ट पार्ट में भी, राइट और लेफ्ट इसके दोनों ही पार्ट हमने सेम डिस्टेंस पर रखे। इससे क्या होगा, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो E और ds इसके लिए ये होगा, सॉरी आउटसाइड ही होगी की डायरेक्शन और ds भी आउटसाइड होगा। तो यहां 0 डिग्री है थीटा, कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, यहां 0 डिग्री है एंगल। और यहां देखिए, अगर ये जो कर्व पार्ट है सिलेंडर का, जो कर्व पार्ट होता है सिलेंडर का, उसके लिए जो ds है, ये ds अपवर्ड होगी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो थीटा कितना हो गया इसके लिए, 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया इसके लिए, 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री है और यहाँ 0 डिग्री है। तो एक गिवन सरफेस, अकेला गिवन सरफेस कौन है, सिलेंडर, और सिलेंडर के लिए 0 भी है वैल्यू और 90 डिग्री भी है वैल्यू, है ना। तो देखिए जब 0 डिग्री वैल्यू रहती है थीटा की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के लिए कैसा है, कैसा है बताइए, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना। गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, ये ध्यान रखना है आपको। कैसा है, स्फेरिकल है ना, क्लोज्ड है, ये भी एक सर्कल नहीं है। ये जो गॉसियन सरफेस है ये एक स्फेरिकल पार्ट है, एक स्फीयर के ही ऊपर एक स्फीयर को एक बड़े स्फीयर में रख दिया, ऐसा समझ सकते हैं आप। और उसके लिए जो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। जब 0 डिग्री होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसियन सरफेस कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। और जब 90 डिग्री होता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कर्व पार्ट के जस्ट पैरेलल है। कैसा रहता है, पैरेलल या फिर टेंजेंशियल। कैसा, टेंजेंशियल, है ना। तो हम जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या तो गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर रहना चाहिए या फिर पैरेलल रहना चाहिए। तो ये कंडीशंस यहाँ पे मस्ट है ना। इससे क्या रहता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। देखिए अब यहाँ पर 0 और 90 का जो कॉम्बिनेशन है ये हो सकता है, लेकिन अकेला 90 डिग्री नहीं रहेगा। अकेला 90 डिग्री हो जाएगा तो E ds cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा और हम E को नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन चल सकता है, जैसे इसमें चल रहा है कॉम्बिनेशन, तो कर्व पार्ट से जो फ्लक्स होगा वो तो 0 हो जाएगा थीटा 90 की वजह से, लेकिन इन दोनों पार्ट की वजह से फ्लक्स बचेगा। तो φ1 और φ2 इनकी वजह से फ्लक्स बचेगा, जिसकी कैलकुलेशन हम इस साइड में करेंगे और बचा हुआ Q इनसाइड जो इस एरिया में आएगा वो यहाँ रखेंगे हम। इसकी डेरिवेशन है, वहां पर से अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देंगे इसे और वहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी निकाल पाएंगे। अगर केवल 90 डिग्री ही रहे किसी गॉसियन सरफेस के लिए, ये जो एंगल है थीटा 90 डिग्री ही रहे ओनली, तो हम इसे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। अकेला 0 डिग्री रह सकता है, इस केस में अकेला 0 डिग्री है, लेकिन अकेला 90 डिग्री कंप्लीट गॉसियन सरफेस के लिए नहीं रहेगा। साथ में 0 डिग्री का भी कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे फॉर दैट सरफेस, जो गॉसियन सरफेस हम कंसीडर करेंगे, है ना। और देखिए इस केस में देखिए यहाँ पे जो चार्ज है वो बिल्कुल सेंटर में है, गॉसियन सरफेस के लगभग सेंटर में है बिल्कुल, है ना। यहाँ पे भी देखिए गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है, यहाँ पे भी चार्ज इसके सेंटर में है, तो तभी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल रहता है। तो Q मोस्टली कहाँ रहता है, एट सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस। तो Q कहाँ रहता है, गॉसियन सरफेस के सेंटर में रहता है ना। और फोर्थ कंडीशन क्या है इसके लिए, गॉसियन सरफेस मस्ट क्लोज्ड। ये ध्यान रखना है आपको कि गॉसियन सरफेस मस्ट क्लोज्ड एंड इमेजिनरी, और इमेजिनरी रहे, केवल इमेजिनरी मान के चलते हैं हम उसे। तो ये 4 कंडीशन है गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए। तो ये 4 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके डिफरेंट शेप्स के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी पता करेंगे, गॉसेस लॉ का यूज करेंगे, और ये 4 कंडीशन बहुत कंपलसरी हैं, आपको इन्हें अच्छे से समझना है। इन्हीं 4 कंडीशंस का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे यूजिंग गॉसेस लॉ। ओके, तो अब इसके बाद जो हमारे एप्लीकेशन चलेंगे इसके गॉसेस लॉ के नेक्स्ट वीडियोज में, तो सबसे पहले हम स्फेरिकल शेप के लिए निकालेंगे, फिर लाइन चार्जेस के लिए निकालेंगे। तो डिफरेंट शेप्स के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, जो कि हम पहले भी पता कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब हम गॉसेस लॉ को यूज करके बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट शेप्स के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।